हैं। चलिए, हमारा आज का क्वेश्चन है कि किस स्थिति पर बच्चे यह जाने कि नियमन को आपात स्थितियों में तोड़ जा सकता है। देखिए, आपको 4 ऑप्शन अपनी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ किशोरावस्था ही है जिसमें हम अपने नियम तोड़ सकते हैं, जो माता पिता द्वारा हमारे बनाए जाते हैं। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। बुद्धि का पदानुक्रमिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किसने किया था। फ्रायड ने, इन्होंने तो किया था मनोविश्लेषणवाद। मेरिल ने, नहीं। कोहलर ने, नहीं, इन्होंने सूच का सिद्धांत दिया था। बर्ट एवं बर्नर ने जो ये पदानुक्रमिका का जो है सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। हमारा आज का 31 क्वेश्चन है, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं। त्रिआयामी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गिलफोर्ड जो है इसका जो है राइट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। 32 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन निष्पादन परीक्षण का सबसे सही जो है वर्णन करता है। यह एक गति परीक्षण है, यह एक शक्ति परीक्षण है, इसमें भाषा का प्रयोग नहीं होता है, नहीं आ जाए तो वहीं पर गलत हो जाएगा। यह एक विशेष योग्यता परीक्षण है, गति परीक्षण भी नहीं हो सकता है, शक्ति भी इसमें कोई यूज नहीं है, यह एक विशेष योग्यता का परीक्षण है। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे। बच्चे की अपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, या बच्चे को दंड देना जो है शुरू कर देंगे। अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, इसमें जो स्वयं उनसे मिलने जाएंगे ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, लेकिन जो बाकी के ऑप्शन है ना वो थोड़े से अटपटे से हैं कि हम उसमें बच्चे की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, कोई रिस्पॉन्स करे या ना करे। तो जो है राइट ऑप्शन जो है 3 है, इसकी जगह कुछ और होता तो हम उसको तवज्जो देते। 34 हमारा आज का क्वेश्चन, समायोजन की विधियां हैं कुंठा से, संघर्ष से, 1 और 2 दोनों से, या धन से। देखिए, धन से तो हो नहीं सकता, समायोजन जो हो सकता है कुंठा से भी हो सकता है, और संघर्ष जो आप करते हैं हम सब करते हैं। तो जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। 35 क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के किस पहलू की जो है उपेक्षा होती है। सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक और भाषाई। मैं आपको बता दूं कि ये जो सिद्धांत में ये तीनों जो है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो उपेक्षा किसकी की जाएगी, जैविक की। तो थर्ड ऑप्शन इसमें जो है करेक्ट है। 36 क्वेश्चन है, सामान्य बुद्धि के जो कारक हैं, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा एक कारक जो उसके स्तर के बारे में भविष्यवाणी करता है कि यहां तक एक बालक में सुधार किया जा सकता है। बुद्धि के सामान्य वितरण में जो है मानक विचलन, मानसिक योग्यता का मापन करने के लिए सामान्य शब्द, या एक बालक की बुद्धि लब्धि का विकास करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन। देखिए, जो पहला ऑप्शन है उसमें यह है कि उसके स्तर के बारे में भविष्यवाणी, ये जो है विकास के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, इसके अंदर नहीं आ सकता। मानसिक योग्यता का मापन करने के लिए सामान्य शब्द, सामान्य शब्द के द्वारा हम मानसिक योग्यता का मापन नहीं कर सकते हैं। एक बालक की बुद्धि लब्धि का विकास करने के लिए, बुद्धि लब्धि का जैसे विकास हम कैसे कर सकते हैं, आवश्यक मार्गदर्शन, ऐसे मार्गदर्शन से बुद्धि लब्धि का विकास नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट कि बुद्धि के सामान्य वितरण में जो है ना मानक विचलन हो सकता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि सामान्य बुद्धि के कारक है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ इसमें कि देखिए, यहाँ पर सामान्य बुद्धि आ रहा है तो सामान्य वितरण ही होगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, इनको समझने में ना बहुत ज़्यादा तंगी सी हो जाती है कभी कभी। तो ना जो ऑप्शन की सहायता से हम जो है आंसर दे सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। आज का 37 क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका क्या होती है। व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास करना, व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रम को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश करना, या फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, जो व्यक्तिगत विभिन्नता है, अध्यापक की जो इसमें भूमिका होती है बहुत अहम होती है। मेन जो होता है व्यक्तिगत विभिन्नता के क्लास में, वो हमारी क्लास में ऐसा होता ही है। तो जो अध्यापक है उसके दृष्टिकोण की, अभिरुचि में और जो बच्चे की योग्यता को जानने का ना बिल्कुल प्रयास करना चाहिए एक अध्यापक को। और जो पाठ्यक्रम में दिया गया है ना, जो पाठ्यक्रम में दिया गया है उसमें अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, उसमें कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं, उनको जानने की कोशिश करना जो है ना वो अध्यापक की ही भूमिका होती है। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। 38 क्वेश्चन है हमारा,
एक अध्यापक विद्यार्थियों को अलग अलग प्रकार के कार्य प्रदान करता है। वह विश्वास करता है कि विद्यार्थी एक जैसा कार्य दिया जाना पसंद नहीं करते हैं। इससे विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की जो है भावना उत्पन्न होती है। विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है और विद्यार्थी एक दूसरे के कार्य की नकल नहीं कर सकते हैं। देखिए, नहीं नहीं वाले तो पहले ही काट दीजिए। अब ये बनेगा दो ऑप्शन जो बचे हैं, इनमें से हमने जानना है। अब देखिए, क्वेश्चन को हम कैसे पहचानेंगे कि एक अध्यापक विद्यार्थियों को अलग अलग आ गया तो व्यक्तिगत विभिन्नता तो होगी ही होगी, प्रतिस्पर्धा तो होती है, कंपटीशन की भावना तो उत्पन्न होगी ही। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि वो बता रहा है विद्यार्थियों को अलग अलग, यानी कि यहाँ पर व्यक्ति अलग अलग है तो विद्यार्थियों में जो है व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। तो जो थर्ड ऑप्शन है इसमें गाइस बिल्कुल करेक्ट है। 39 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिभावन जो है विद्यार्थियों के लिए सबसे उचित गतिविधि है? एक साथ 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों को एक साथ हल करना, उन्हें अतिरिक्त कक्षा में पढ़ाना, हाल ही में हुए विद्यार्थियों में आयोजित एक खेल पर रिपोर्ट लिखने के लिए कहना, या दी गई अवधारणाओं पर एक मौलिक नाटक लिखना। देखिए, हम यहाँ प्रतिभावन बच्चे की बात कर रहे हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो एक साथ अगर हम उनको पाठ में देंगे अभ्यास, ये कोई तुक नहीं बनता, उनको अलग कक्षा में नहीं पढ़ाया जा सकता। हाल ही में हुए विद्यार्थियों में आयोजित एक खाल पर जो है हमने रिपोर्ट लिखनी है, ये भी ऐसा कुछ खास नहीं है। मौलिक नाटक लिखना, हमने उनको कुछ ऐसे कंसेप्ट दिया, उस पर उन्होंने मौलिक नाटक लिखा, तो ये है उनकी बुद्धि का जो है परिमाण देता है। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40। बोलने को प्रभावित करने वाले गंतिक विकार को क्या कहा जाता है? तो मैं इसका आपको राइट ऑप्शन सीधा ही बता देती हूँ। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है ए। जो अप्रेक्सिया है वो बिल्कुल जो है राइट ऑप्शन है इसका, कि बोलने जब हमारा जो बोलने में अगर हमें कोई दिक्कत आ रही है, विकार आ गया, गंतिक विकार हो गया, दिक्कत आ रही है हमें कहीं पर, तो वहां पर क्या होगा? अप्रेक्सिया उसको बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सीधा है, प्रेरणा। प्रेरणा कहलाती है। हमें कोई कार्य जो हम उसको आरंभ कर रहे हैं, पीछे प्रेरणा है, उसको हम जारी रखे जा रहे हैं, वो भी प्रेरणा है, और उसको कर भी रहे हैं तो वो भी प्रेरणा है। तो ये हमारा जो है ए ऑप्शन जो इसमें बिल्कुल करेक्ट है। गाइज, मेरा खुद का भी जो है चैनल है एसएन क्लासेस, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। वहां पर मैं आपको जो है कोर्स प्रोवाइड करती हूँ। कोर्स इन द सेंस एसएसटी का जो है मेन वहां पर रहता है, और आगे आने वाले दिनों में आपको वहां पर सीडीपी से रिलेटेड बहुत अच्छे आपको टॉपिक्स मिलेंगे। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, जो मेरी वीडियोस है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। चलिए 42 क्वेश्चन हमारा, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। जो गाइज इसमें इंपॉर्टेंट जो मुझे लग रहा है, वैसे आपके हिसाब से भी होगा, तो जो इसमें राइट ऑप्शन है वो है ए। कैसे? विशेषता बाकी जो शैशवावस्था की वो देख लेते हैं। विशेषता जो है दूसरों पर निर्भरता होती है शैशवावस्था में बच्चे की। शारीरिक विकास की तीव्रता भी उसमें देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा होती है। मानसिक विकास में भी उसकी तीव्रता होती है। नैतिकता का होना, यहाँ कोई इसका जो है कोई भी काम नहीं है, उनमें कोई भी नैतिक भाव नहीं होता। तो इसमें जो ए ऑप्शन है, ए या 1 ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट है। 43 क्वेश्चन, ध्यान आकर्षित होने में डैश की जो है प्रमुख भूमिका होती है। देखिए, यहां पर दिया गया है उद्दीपन की तीव्रता, उद्दीपन की उपादेयता, उद्दीपन की विश्वसनीयता या उद्दीपन की सक्रियता। देखिए, जितनी भी उद्दीपन की तीव्रता होगी, जल्दी से जल्दी वो अगर हमें मिलेगा तो हमारा वहां पर ध्यान आकर्षित होगा। तो 1 ऑप्शन इज करेक्ट या ए ऑप्शन इज करेक्ट। 44 क्वेश्चन है हमारा, विस्मृति कम करने का उपाय है। क्या हो सकता है इसमें अगर हमने विस्मृति कम करनी है? सीखने की कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, या पाठ की पुनरावृत्ति, या स्मरण करने में कम ध्यान देना। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, पाठ की पुनरावृत्ति। बार बार अगर करेंगे तो विस्मृति क्या होगी? कम होगी। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं हमारे 46 क्वेश्चन की ओर। 5 थोड़ा स्किप हो गया है। वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आंकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है। शिक्षार्थियों के मूल्य और अभिवृत्तियों का आंकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म क्या करना पड़ता है? अवलोकन करना पड़ता है।
व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं या उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अवसर जो परीक्षा देनी पड़ती है। देखिए ये वाला नहीं हो सकता, बोझ आ गया तो नहीं हो सकता। प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में प्रत्येक कितना कर लीजिए आप, तो ये भी कट हो गया। मूल्य और अभिवृत्तियों का आकलन करें, उनका सूक्ष्म कितना, रोजाना हम कितना सूक्ष्म अवलोकन कर लेंगे। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, जो हमारे ऑप्शन दिए तो इनको भी ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि हमारी कंफ्यूजन यही होती है। रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन कैसे हो सकता है, छोटे से छोटी बातों का हम सूक्ष्म अवलोकन कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल इम्पॉसिबल है ये बात। तो व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। 47 क्वेश्चन है हमारा, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो एक व्यक्ति के आत्मबोध में सबसे अधिक योगदान देता है वो क्या हो सकता है। तो गाइज इसमें जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। जो सबसे ज्यादा योगदान देगा आत्मबोध है, यानी कि हम आत्मा की बात कर रहे हैं और अंति व्यक्तिगत की बात हो रही है, यानी कि जो अंदर की भावना होगी वो आत्मबोध से ही रिलेटेड होती है। तो जो ये बाकी के हैं किसी ना किसी चीज से नहीं जुड़े हुए हैं। भाषाई भाषा से संगीतमय, मतलब कि जो संगीत से ज्यादा संगीत प्रेमी होते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, 4 ऑप्शन इज करेक्ट। 48 क्वेश्चन हमारा, कोलबर्ग के सिद्धांत की मुख्य आलोचना क्या है। अब इसकी मुख्य आलोचना बतानी है, बहुत बहुत पॉपुलर है ये कोलबर्ग का सिद्धांत। ये मैंने अपने चैनल पर करवा रखा है, तो एसएन क्लासेस को प्लीज सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको मिल जाएगा। कोलबर्ग ने बिना अनुभव के आधार के एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कोलबर्ग ने प्रतिपादित किया कि नैतिक तर्क विकासात्मक होता है। कोलबर्ग ने पुरुषों और महिलाओं के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखा है, ठीक है। कोलबर्ग ने नैतिक विकास के स्पष्ट अवस्थाओं को वर्णन नहीं किया है। जो इसने मेन इसने पूछा है कि मुख्य आलोचना क्या है, तो गाइस जो मेन जो है ना मुख्य आलोचना, मैं वही आपको बता देती हूँ। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसमें, कि इन्होंने कोलबर्ग ने पुरुषों और महिलाओं के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को इसमें ध्यान नहीं रखा है। ये मेन था, ये आपको याद रखना है। ओके, 49 क्वेश्चन की ओर फटाफट बढ़ते हैं। प्रत्येक शिक्षार्थी अपने आप में अद्वितीय है। इसका अर्थ है किसी भी दो शिक्षार्थियों की योग्यता, रुचि और जो प्रतिभा है वो समान नहीं होती है, ठीक है। शिक्षार्थियों के गुणों में समानता नहीं होती है और न ही उनके समान लक्ष्य होते हैं। सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यक्रम संभव नहीं है। शिक्षार्थियों की क्षमता को विकसित करना संभव, देखिए विकसित करना संभव तो बिल्कुल ही गलत हो गया। सामान्य पाठ्यक्रम संभव नहीं है, सभी के लिए होता है भाई, तो ये भी इनकरेक्ट। गुणों में समानता नहीं होती है, न ही उनके लक्ष्य सामान्य होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब सामान्य होता है, गुण भी कभी कभी सामान्य हो जाता है, लेकिन ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि लक्ष्य सामान्य होते हैं। लक्ष्य सामान्य नहीं होते हैं, सबके अलग अलग लक्ष्य होते हैं भाई। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, किसी भी दो शिक्षार्थियों की योग्यता, रुचि और प्रतिभा जो है समान नहीं होती है, ठीक है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। 50 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। कक्षा के विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं, नहीं करना है। छात्रा में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना या गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। तो जो आप नहीं कर सकते उनकी जो है प्रशंसा नहीं कर सकते ज्यादा से ज्यादा, बाकी काम आप कर सकते हैं। तो सी या थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आंखों में बालों का रंग में विविधता तथा विचलन को हम क्या कहते हैं। ये सभी के सभी गाइस क्या होते हैं, ये सभी के सभी कहलाते हैं भौतिक अंतर। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। किसी की आदत होती है ए बी में करना, किसी की आदत होती है 1 2 में करना। तो 52 ऑप्शन है हमारा, सॉरी क्वेश्चन है हमारा आज का, बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हमारी आदत जो है हम इसमें गलत कर देते हैं। जो गाइस बालक का प्रारंभिक विकास होता है वो माता पिता पर डिपेंड करता है, ना कि वातावरण पर। ये बाद में आ गया, पहले वो इंटरेक्ट करता है अपने माता पिता से, फिर उसके बाद वो वातावरण पे आता है, ठीक है, फिर वो समाज पे आता है और फिर विद्यालय के वातावरण में जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला विकास होता है वो होता है फर्स्ट, जो है राइट ऑप्शन है माता पिता पर।
53 क्वेश्चन बोल रही हूँ। किसी जिज्ञासु छात्र को प्रेरित करने में निम्न में से कौन सा एक कारगर उपाय है? सजा द्वारा, प्रशंसा द्वारा, आलोचना द्वारा, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये सब जो है ना नेगेटिव है, सजा द्वारा और आलोचना द्वारा। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। प्रशंसा द्वारा हम उसके जो है प्रेरित कर सकते हैं। 54 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण के संदर्भ में सही कथन क्या है? इनका अंकन शीघ्रता व सुगमता से किया जा सकता है। ये परीक्षकों के व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित नहीं होते हैं और वस्तुनिष्ठा के कारण ये अधिक विश्वसनीय और वैध होते हैं। ठीक है, और उपयुक्त सभी। देखिए ये सभी के सभी ही हैं। इनका अंकन जो है शीघ्रता से होता है और सुगमता से हम कर सकते हैं। व्यक्तिगत प्रभाव भी इसमें ज्यादा नहीं पड़ते हैं, क्योंकि ये हम डायरेक्ट जो है टिक मार्क कर देते हैं, तो व्यक्तिगत प्रभाव क्या पड़ेगा? पार्शलिटी भी नहीं होती है और विश्वसनीय भी होते हैं और वैध भी होते हैं। तो जो फोर्थ ऑप्शन है गाइज वो बिल्कुल करेक्ट है, डी ऑप्शन। बढ़ते हैं हमारे 5 क्वेश्चन की ओर। अंतः व्यक्तिगत बुद्धि से क्या तात्पर्य है? स्वयं की क्षमताओं एवं कमजोरियों की पहचान करना, दूसरों का अभिप्रेरित करने का कौशल, विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल और दूसरों के साथ बातचीत करने का कौशल। गाइस इसका जो राइट ऑप्शन है वो है थर्ड, विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल। यानी कि अंत्य व्यक्ति है तो अंत्य से जुड़ा हुआ है, इसमें हम विभिन्न व्यक्तियों को समझ सकते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक वह है जो कक्षा में बातचीत रोकने में सफल हो जाता है, बात करने वालों को दंडित करता है, उदासीन है, जो सोचता है कि बातचीत को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। देखिए गलत है, सफल नहीं हो सकता है। दंडित करेगा वो तो बिल्कुल ही गलत। उदासीन खुद ही है तो वो नहीं हो सकता। जो राइट ऑप्शन है वो है 4 कि बातचीत को सीखने के संसाधन में प्रयोग, बातचीत करना कितना ज्यादा जरूरी है उसको संसाधन के रूप में प्रयोग कर रहा है एक शिक्षक, तो ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से बहुत बहुत अच्छा साधन है। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। तो गाइज ये था मेरा आज का पार्ट 2। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और अब लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन है उसको हिट जरूर कीजिएगा और ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए, तभी आपको सारी नोटिफिकेशन इस चैनल की मिलेगी। साथ ही साथ आप मेरे चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, SN क्लासेस, वहां पर मैं आपको SST पढ़ा रही हूँ और जो एचसेट के प्रीवियस ईयर पेपर हैं, TGT SS के, वो आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ और आगे भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को भी आप पूरा सपोर्ट कीजिए और लक्की सर के चैनल को तो आप करते ही हैं और जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।